नमस्कार दोस्तों, किस्सा गोई बाई ईशान में आप सभी का स्वागत है। आज बात कलम के सिपाही की। कलम के सिपाही यानी धर्मपत राय श्रीवास्तव के नवाब राय बनने की, नवाब राय से प्रेमचंद और प्रेमचंद से मुंशी प्रेमचंद बनने की। यूं तो प्रेमचंद पर 1, 2, 10 या 100 एपिसोड भी कम पड़ेंगे, लेकिन आपके लिए मैं कुछ चुनिंदा किस्से ले आया हूं। तो साल है 1907 का, 1907 का। यह वह साल था जब उनकी पहली कहानी संग्रह सोजे वतन का प्रकाशन होता है। अंग्रेजी हुकूमत को यह बात नागवार गुजरती है और उसकी सारी प्रतियों को जब्त कर लिया जाता है और जलाने का आदेश पारित हो जाता है। यहां तक कि प्रेमचंद के सामने ही उसकी सारी प्रतियों को जला दिया गया। उस दौर में जमाना अखबार के संपादक थे दया नारायण निगम जी, मुंशी दया नारायण निगम। चूंकि प्रेमचंद सोजे वतन में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे और नवाब राय उन्होंने इसलिए नाम चुना हुआ था क्योंकि वो उर्दू में भी उनको अच्छी खासी दक्षता प्राप्त थी। तो दया नारायण निगम जी ने धनपत श्रीवास्तव उर्फ नवाब राय जी को यह सलाह दी कि अब आप अपना नवाब राय वाला नाम बदल दीजिए, अपना नाम आप प्रेमचंद रखिए। यह सलाह उन्हें बहुत अच्छी लगी और उन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रख लिया। उसके बाद से उनकी जितनी भी रचनाएं हुई उन्होंने प्रेमचंद के नाम से ही उसको लिखा, चाहे वो उपन्यास हो या कहानियां हो। तो सवाल यह होता है कि मुंशी उनके नाम के आगे कब जुड़ा। इस बात को लेकर साहित्यकारों में, विद्वानों में तमाम तरीके के मतभेद हैं। बहुत से लोग कयास भी करते हैं। कुछ लोगों का तो यह मानना है कि चूंकि वह कायस्थ समुदाय से आते थे और उस दौर में कायस्थ समुदाय के या किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे मुंशी लगाना एक सम्मान की बात होती थी, इसलिए उनके नाम के आगे मुंशी लगा। कुछ लोगों का यहां तक मानना है कि प्रेमचंद चूंकि अध्यापन कर्म से लंबे समय तक जुड़े रहे, इसलिए सम्मान उनके नाम के आगे मुंशी जुड़ा और चूंकि बही खाता से भी संबंधित हुई सारी चीजें। लेकिन बात कुछ और थी। इस बात की पड़ताल करने के लिए हमें 1930 में आना पड़ेगा, 1930 में, जब हंस का प्रकाशन शुरू होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका। हंस के फाउंडिंग एडिटर के तौर पर प्रेमचंद और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी साथ में काम करते थे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी का नाम उस समय बहुत चर्चित और बड़ा लोकप्रिय था, क्योंकि वह गुजराती साहित्य के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी साहित्य पर भी उनकी अच्छी खासी पकड़ थी। और इन सब के अलावा वो एक बहुत चर्चित वकील भी थे। प्यार से लोग उन्हें मुंशी भी बोलते थे। तो हंस के कवर पेज पे, उसके फ्रंट पेज पे जो नाम छपता था, चूंकि वह प्रेमचंद से उम्र में भी बड़े थे, तो नाम छपता था मुंशी कौमा प्रेमचंद, मुंशी कौमा प्रेमचंद। बाद की कुछ प्रतियों में कौमा हट गया और वो छपने लगा मुंशी प्रेमचंद। तब से प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद के नाम से विख्यात हुए। लेकिन प्रेमचंद ने स्वयं कभी भी किसी भी अपनी रचना में मुंशी प्रेमचंद करके अपने नाम का जिक्र नहीं किया है। दोस्तों, आज बात मैं कुछ और भी करना चाह रहा हूं आप लोगों से। बड़ी मार्मिक बात है। प्रेमचंद जी ने 2 विवाह किए। पहला विवाह उनका किसी कारणवश सफल नहीं हो पाया। दूसरा विवाह जिन्होंने उनसे किया, जिनसे उन्होंने किया, वो विधवा थी। उनका नाम था शिवरानी देवी जी। शिवरानी देवी जी ने एक आत्मकथा लिखी, प्रेमचंद घर में। इस आत्मकथा में उन्होंने बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। 1932-34 का वह दौर। प्रेमचंद बेहद बीमार पड़े हुए शैया पर लेटे हैं, बहुत दुर्बल शरीर हो चुका है, और वह शिवरानी देवी जी से आग्रह करते हैं कि हंस की जमानत करवा दो। यहां हंस मतलब पत्रिका और जमानत मतलब कि वह प्रिंटिंग प्रेस में चली गई है, कुछ पैसा दे दो ताकि वह प्रिंट होके आ पाए। शिवरानी देवी जी कहती हैं कि अभी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पहले स्वास्थ्य लाभ ले लीजिए
उसके बाद पत्रिका का काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा ये निवेदन है आपसे कि कृपया उसकी जमानत दे दीजिए, मैं जब सही हो जाऊंगा तो मैं उसको संभाल लूंगा। शिवरानी देवी जी निरुत्तर हो जाती हैं और उसके बाद वो हंस की जमानत दे देती है, मतलब कुछ पैसे देकर वापस से पत्रिका छपनी शुरू हो जाती है। उसी दौरान प्रेमचंद एक चिट्ठी लिखते हैं अपने दोस्त दया नारायण निगम को और उनसे आग्रह करते हैं कि कृपया आकर मुझसे मिल लीजिए। दया नारायण निगम जी बहुत ही सहृदय आदमी रहते हैं, वो कानपुर से सीधे बनारस आ जाते हैं उनसे मिलने। प्रेमचंद उनको देखते ही उनके दोनों हाथ पकड़कर रोने लगते हैं। निगम जी उनकी इस दशा को देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाते और वो भी रोने लगते हैं, और उन दोनों को इस तरीके से भावाविभोर होकर रोते देख शिवरानी देवी जी भी रोने लगती हैं। शिवरानी देवी जी लिखती हैं कि निगम जी उनसे निवेदन करते हैं, उनको समझाते हैं कि आप चिंता मत करिए, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और हंस जो है वो प्रॉपर निकलने लगेगी। लेकिन प्रेमचंद जी कातर निगाह से उनके दोनों हाथ पकड़कर बोलते हैं कि मुझे पता है कि अब मैं स्वस्थ नहीं हो पाऊंगा, हंस को तुम संभाल लेना। यह जीवटता, यह डिवोशन, यह समर्पण दिखाता है उस रचनाकार की, उस साहित्यकार का। दोस्तों, दो बात मैं आज आपसे करने वाला हूं, और गोदान की और कफन की। साल 1936 1936 यह वह साल था जब प्रेमचंद जी ने अपना शरीर छोड़ा। 1936 की गर्मी में उनका शरीर लगभग मृतप्राय हो चुका था, बहुत दुर्बल हो चुके थे, और वो एक तकिए के सहारे से वो गोदान लिख रहे थे। शिवरानी देवी जी उनसे निवेदन करती हैं कि पहले स्वास्थ्य लाभ ले लीजिए, उसके बाद गोदान पूरी करिएगा। तो प्रेमचंद जी कहते हैं कि मेरे अंदर होरी है, होरी मतलब कि प्रोटोगनिस्ट, लीड कैरेक्टर ऑफ गोदान। जब तक होरी मर नहीं जाता मैं सो नहीं पाऊंगा। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि गोदान लिखने के दौरान उन्होंने अपने घर में एक गाय पाल रखी थी, और अगल बगल के किसान आते थे, गाय को दूहते थे, और प्रेमचंद जी इस पूरी प्रक्रिया को देखते थे और उनसे बातचीत करते थे, किसानों से, और उनकी भाषा को नोट किया करते थे। तो किसी ने पूछा कि महाराज आप इतनी कवायद क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं किसानों का सही दर्द, उनके दुख को अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूं तो मैं होरी के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। और आपको पता है कि जब गोदान पूरी हो गई तो वह अपनी धर्म पत्नी को, अपने बच्चों को वह सुनाया करते थे अपनी सारी रचनाओं को। गोदान के अंतिम पृष्ठ को पढ़ने के बाद उनकी आंखें नम हो गईं और उन्होंने ये बोला कि अब मैं सुकून से मर सकूंगा, लेकिन होरी कालजयी हो जाएगा। ये थे प्रेमचंद। इसके कुछ महीने बाद 1936 के सर्दियों में वो कफन लिखने बैठ गए थे, और जैसा मैंने बताया कि शरीर दिन प्रतिदिन और कमजोर होता जा रहा था। शिवरानी देवी जी से ये देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने मना किया कि आप रचना कर्म को कुछ दिन के लिए टाल दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर यह कहानी अधूरी रह जाएगी तो मैं भी अधूरा रह जाऊंगा। और इसके कुछ कफन को पूरी करने के बाद, उसके कुछ समय बाद उनका देहांत हो जाता है। एक साहित्यकार हुए थे रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जब प्रेमचंद की शव यात्रा जा रही थी तो उसमें महज 14 लोग थे। उन्होंने लिखा है कि मणिकर्णिका पर उस दिन, यानी 8 अक्टूबर 1936 के दिन, मणिकर्णिका पर केवल प्रेमचंद जी की शव नहीं जल रहा था, बल्कि हिंदी साहित्य की आत्मा जल रही थी, जिसने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उजाले को दैदीप्यमान किया। यह थे प्रेमचंद। जाते जाते एक छोटी सी बात आपको और बताता चलूं कि एक बार किसी सम्मेलन में उनको आमंत्रित किया गया, तो वो तैयार होकर निकल रहे थे और उनकी धोती फटी हुई थी। शिवरानी देवी जी ने इशारा किया कि महाराज आपकी धोती फटी हुई है। दोस्तों, जो जवाब उन्होंने दिया वह कहीं ना कहीं
एक स्याह सच तो हमारे सामने दिखा रहा था। वो था कि जिस देश के किसान नंगे हों, वहां लेखक को अधिकार नहीं है कि वह रेशम के कपड़े पहने। ये थे प्रेमचंद। और बस एक छोटी सी बात कह के इस एपिसोड को मैं खत्म करूंगा, वो यह कि हमेशा मेरे जहन में यह बात आती है कि क्या ऐसे साहित्यकार, रचनाकार, हिंदी सेवियों के लिए मरना जरूरी है? क्या उनकी पहचान, उनकी लोकप्रियता का पैमाना, या यूं कहें कि उनकी लोकप्रियता तभी हो पाएगी जब वो मरें? क्योंकि जीते जी तो ऐसे तमाम साहित्यकार गुर्बत की जिंदगी ही जिए। सोचिएगा। धन्यवाद।